हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले दो लेसन में मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट करा है। आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। तो यहाँ पे पार्ट 3 में देखिए क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स रखा, मतलब ये कनेक्टिव्स क्या होता है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे, और इसका यूजेज कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, क्या है बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स इन कंपाउंड स्टेटमेंट। कोई भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है कि दो आपके पास सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब ये जो कनेक्शंस की बात आती है ना, तो कनेक्शंस किसके थ्रू होता है, तो जिस भी एलिमेंट्स के थ्रू कनेक्शंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज। यहाँ पे हम लोग यही देखने वाले हैं। इन कंपाउंड स्टेटमेंट टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय सम लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है ये क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देखिए कि फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिविटीज आपके पास क्या एंड, सेकंड क्या होता है और होता है। आप किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बीच में इफ लगाते हैं, देन यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी लगाते हैं, आइदर और का यूज करते हैं, नाइदर नॉर का यूज करते हैं, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे कनेक्टिव्स है जिसके बारे में हम आगे डिटेल एनालिसिस करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, ये जो कनेक्टिविटीज है, किसी टू सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। टू सिंपल स्टेटमेंट के कनेक्शन से एक कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल्स में मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं कि आई विल गो टू दिल्ली आइदर बाय बस, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि और लिख रखा है कि मतलब बस और ट्रेन, मतलब आप या तो बस से जाएंगे और नहीं तो ट्रेन से जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट है, आई विल गो टू दिल्ली मतलब बाय बस और आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। मतलब आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे और कर रहा है। ये जो और है यही आपके पास क्या है, हियर और इज लॉजिकल कनेक्टिविटीज। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल्स आप देखिए यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू लेग्स एंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ, एंड टू आईज। आपसे ये पूछा जाए कि ये तो चलो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में टू सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोलेंगे ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू लेग्स, फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट। सेकंड सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू आईज। ठीक है, आपके पास ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन ये दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम यहां पे क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो हम ये एंड को क्या बोलते हैं, आपके पास जो एंड है यही हमारा क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, आगे हम लोग एक एक करके इसका कनेक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। एंड का कैसे यूज करते हैं, और का कैसे यूज करते हैं, इफ का कैसे यूज करते हैं, देन का कैसे यूज करते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट करिए। नेक्स्ट देखिए हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल इज दैट व्हिच गिव्स ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है, चाहे आपके पास वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट हो, चाहे आपके पास मतलब करेक्ट वाला स्टेटमेंट हो, मतलब या तो हमारे पास ट्रू होता है कोई भी स्टेटमेंट या तो फॉल्स होता है। हम तो दोनों बात नहीं करते, यदि दोनों बात करेंगे तो वो तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा ही नहीं, जहां पे ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो ऐसे स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो नहीं होता है। तो या तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो जो कोई भी स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यूज हो या वो फॉल्स वैल्यूज हो, तो यही हमारा क्या ट्रूथ टेबल कहलाता है। और ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में यदि आपके पास ओनली वन सिंपल स्टेटमेंट है या ओनली वन स्टेटमेंट है, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट जैसे मान लो P, तो इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। एक ही आपके पास है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है पॉसिबिलिटीज। यही यहाँ पे बात किया गया है, इट हैज ए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, इसके पास नंबर ऑफ रोज या कॉलम की बात करा जाता है। नो डेट फॉर एन स्टेटमेंट। आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि फॉर एन स्टेटमेंट आपके पास टोटल मान लो कि एन स्टेटमेंट है, देन देयर आर टू के पावर एन रोज, देन देयर आर टू के पावर एन रोज। तो टोटल कितने रोज हो जाएंगे, टू के पावर एन रोज हो जाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल में आपको कॉइन टॉस करने वाला कंसेप्ट आपको बेहतर पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 कॉइन को टॉस करें, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन
नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 2 के ऊपर 2 होता था 4। वो है आप ऐसे लिखते थे, या तो हेड होता था दोनों पे, एक पे हेड एक पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड एंड फोर्थ वाला कुछ इस तरह का। यही आपके पास पॉसिबिलिटीज होती थी। यदि मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं एक साथ तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हेड हेड हो, हेड टेल हो, टेल हेड हो और टेल टेल हो। मान लीजिए यदि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, तीनों पे हो सकता है हेड हो, तीनों पे हो सकता है टेल हो, फर्स्ट 2 पे हेड थर्ड वाला पे टेल, या ये कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है, फर्स्ट पे हेड थर्ड पे हेड बीच वाला पे टेल हो जाए। इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटीज कितने बन पाएंगे ये मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए आप जैसे आप कॉइन्स के केस में बात करते थे, यहाँ पे सेम टू सेम रोज निकालने में भी वही बात करूंगा। यदि आपके पास n स्टेटमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने बन जाएंगे 2 to the power n। जैसे मान लो कि आपके पास 2 स्टेटमेंट है तो टोटल रोज कितने हो जाएंगे 2 के पावर 2 मींस 4। यदि 3 स्टेटमेंट है 2 के पावर 3 आपके पास टोटल कितना 8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं सबसे पहले एक सिंगल स्टेटमेंट को उठाया P और इसके लिए बात किया तो 2 टेबल फॉर सिंगल स्टेटमेंट P। नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। आप इसको एक फॉर्मूला की तरह ले सकते थे 2 के पावर n, आपका एक फॉर्मूला है। n स्टेटमेंट होने से टोटल रोज 2 के पावर n होती है। यदि आपके पास 1 स्टेटमेंट होने से 2 के पावर 1 मींस 2 ही होंगे रोज। तो यहाँ पे आपके पास कोई एक सिंपल सा स्टेटमेंट है P, इसके ट्रूथ वैल्यूज क्या है आपके पास आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ठीक है, चलिए हम तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट के लिए बात करें। यदि 2 स्टेटमेंट होगा तो कैसा होगा, 3 स्टेटमेंट होगा तो किस तरह से बात करेंगे, या किस तरह का हमारा ट्रूथ टेबल बनता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रूथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q। आपके पास 2 सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक P है एक आपके पास Q है। तो यहाँ पे बोलोगे आपके नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे 2 के ऊपर 2 मींस आपके पास कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 कैसे आता है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 सिंपल स्टेटमेंट है P एंड Q। तो हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इस टेबल में फर्स्टली आपके पास टोटल कितना था 4 था यहाँ पे। इस 4 को लिखने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो जितना भी बनता है उसका जस्ट हाफ लीजिए आप। तो 4 का जस्ट हाफ कितना बोलेंगे 2 बोलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 ट्रू लिखो और 2 फॉल्स लिखो। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं टेबल को, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, मैं क्या बोला कि जितना भी आपके पास रोज बनता है, रोज कितना बना आपके पास टोटल 4, तो जितना भी रोज बनता है उसके जस्ट हाफ लो। पहले हाफ कितना होगा 2, तो 2 स्टार्टिंग में ट्रू दीजिए और 2 फॉल्स दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देन आपके पास मैं क्या बोल रहा स्टार्टिंग में 4 है तो 4 का हाफ 2। अब 2 जो था उसका हाफ लेंगे, 2 का हाफ कितना 1, तो 1 ट्रू लेंगे 1 फॉल्स लेंगे, 1 ट्रू लेंगे 1 फॉल्स लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो ऐसे देखो फिर से मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको हटाते हैं। अब इसमें समझने का कोशिश करना इसको कैसे कंप्लीट करा जाता है। आप बोलेंगे 2 के लिए तो फिर भी आसानी तरह से 3 के लिए लिख के दिखाइए, 4 के लिए बताइए, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप पैटर्न समझना कि टोटल नंबर ऑफ रोज मींस आपके पास यदि 2 स्टेटमेंट है 2 के बाद 2 4 होता है, सही है। टोटल यदि 4 है तो मैं 4 का जस्ट हाफ 2 ट्रू लेता हूं और 2 फॉल्स लेता हूं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या लिया 2 ट्रू लिया और 2 फॉल्स लिया। ओके, एंड अगेन अब 2 जो था 2 का जस्ट हाफ कितना 1, तो 1 ट्रू लेंगे 1 फॉल्स लेंगे, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चाहो तो इस टेबल को इस तरह से भी आप अच्छे से दिखा सकते हैं, तो और आपको थोड़ा बेहतर वे में ये चीजें दिखेगी। तो यही हमारा इसके लिए ट्रूथ टेबल हो गया। ओके, हम यहाँ पे 3 के लिए बात करते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो आपके पास 3 स्टेटमेंट क्या है, एक P है, दूसरा Q है, तीसरा R है। 3 स्टेटमेंट है आपके पास, ये 3 सिंपल स्टेटमेंट है। इसके लिए नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। फॉर्मूला क्या था 2 के पावर n था, 2 के पावर n में मतलब यहाँ पे 2 के पावर 3 टोटल कितने 8 बन गए। ये जो 8 है तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे 8 बनेंगे। तो मैं क्या बोला कि आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट है तो देखो इसको कैसे लिखते। फर्स्टली आपके पास फर्स्ट P, सेकेंड क्या Q एंड थर्ड वाला पार्ट आपके पास R है। ओके, मैं कुछ इस तरह से
एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज है 8, तो मैं 8 का जस्ट हाफ, 8 का जस्ट हाफ कितना 4 ट्रू लिखूंगा और 4 फॉल्स लिखूंगा, 4 फॉल्स लिखा। ओके, क्या किया मैं, टोटल नंबर ऑफ रोज पहले निकाल लो, उसका जस्ट हाफ करो। आपके पास यहाँ पे 8 है, 8 का जस्ट हाफ कितना 4, तो 4 देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 ट्रू लिखा हुआ और 4 फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन ये जो आपके पास स्टार्टिंग में 4 ट्रू या 4 फॉल्स लिखा था, अब इस 4 का हाफ कितना 2, आप क्या बोलोगे 2 ट्रू लिखता हूं और 2 फॉल्स लिखता हूं, अगेन 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये पैटर्न चलता है। अब अगेन अब यहाँ पे आर के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 2 ट्रू था 2 फॉल्स था, 2 ट्रू था 2 फॉल्स था, अब 2 का जस्ट हाफ कितना आपके पास, क्या बोलोगे 1, तो 1 मींस आपके पास 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। आपके पास ये एक टेबल कंप्लीट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये आपके लिए किसके लिए है, यहाँ पे जब 3 स्टेटमेंट है तो उसके लिए आप यहाँ पे बोल सकते थे ये हमारा एक ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते थे, कुछ ऐसा कनेक्शन कर सकते थे ताकि मतलब ये आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और आप यहाँ पे रो और कॉलम भी यहाँ पे डिसाइड कर पाओ कि आपको बेहतर वे में क्लियर कट दिखे। तो यही हमारा क्या है ट्रूथ टेबल। जब हमारा 3 स्टेटमेंट है P, Q एंड R, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल यदि हमें फॉर्म करने की बात आ जाए तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं। एक बार फिर से आप समझिए इस चीजों को, जब नंबर ऑफ रोज आपके पास यहाँ पे 8 है तो मैं 8 का हाफ लिया, 8 का जस्ट हाफ कितना 4, स्टार्टिंग के 4 हेड लिए, स्टार्टिंग के 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड लिया और उसके बाद 4 टेल लिया। ठीक है, ये तो समझ में लगा। फिर 4 का जस्ट हाफ क्या 2 हेड लिया, मतलब आपके पास हेड बोलो या मतलब 2 लिया और 2 फॉल्स लिया, फिर से 2 2 2 फॉल्स। अब 2 का जस्ट हाफ कितना 1 1 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ। अब बोलेंगे ये जो कंसेप्ट है कि सिर्फ मैं ये स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट में लगा सकता हूं या नंबर ऑफ कॉइन, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने का, जब मान लीजिए कि आपके पास 3 कॉइन्स है और तीनों को एक साथ आपने टॉस करा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे, आप बोलते हैं 2 के पावर 3 मतलब टोटल 8 बनता है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, यदि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ उसको लिखने का तरीका भी क्या आप इसी तरीके से लिख पाएंगे क्या, बिल्कुल यही एक तरीका है जो कि सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला कि आपने क्या लिखा और क्या आपका रिमेनिंग बच गया। तो आप एक बार में एक पैटर्न पे यदि आप लेके चलेंगे इस चीजों को तो बहुत इजीली वे में आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट ये क्या होता है, द डेनियल ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। डेनियल मतलब आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है उसका जस्ट नेगेटिव सेंस बोल सकते हैं कि मतलब कोई चीज हो रहा है तो आप इसमें नेगेशंस की बात करेंगे तो वो नहीं होने का बात होती है। ठीक है, तो ही वर्ड यहाँ पे डेनियल आप समझ पा रहे होंगे, द डेनियल ऑफ द ए स्टेटमेंट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है P, इफ P इज द स्टेटमेंट देन नेगेशन इज, आप इसका सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल तो कुछ इस तरह से आप यूज करेंगे। आपके पास क्या सिंबल्स है, आप ऐसा लिख सकते हैं इस तरह का नेगेशन ऑफ P, कोई आपके पास P एक सिंपल स्टेटमेंट है तो नेगेशन P उसका डेनियल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको रीड कैसे करते हैं कि नॉट P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का सिंबल्स आप तो लिख रहे होते लेकिन इसको आप कैसे रीड करते हो, नॉट P। मतलब यहां पे देखिए कि नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट P इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग। आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है उसमें नेगेशंस लगाना है तो आपको पहली बात तो नेगेशंस लगाना है। यदि सिंबल वाइज बात करा जाए तो कोई भी एक स्टेटमेंट मान लीजिए P है, इसका नेगेशंस लगाना है तो आप नेगेशन ऑफ P बोल देते हो। ठीक है, हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में पूछा जाता है। यहाँ पे जो जेईई मेंस का जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जेईई मेंस आप जो कमिंग एग्जाम्स आने वाला है उसके लिए यदि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको ऐसे स्टेटमेंट P Q R के फॉर्मेट में देता है तो नेगेशन का मतलब तो सिंपली नेगेशन ऑफ P मतलब इसका डेनियल बात हो गया। मतलब कोई चीज बोल रहा है यस तो नेगेशन लगाने के बाद उसका मतलब क्या हो गया,
नो हो गया, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में देने से थोड़ा सा आपको इस बातों को समझना पड़ेगा। ये बात क्या था कि जब भी आपको नेगेशंस ऑफ एनी स्टेटमेंट पी इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, इट इज नॉट द केस दैट। आगे कोई भी आपके पास स्टेटमेंट होगा तो आगे ऐड कर लेना है, ठीक है। या इट इज फॉल्स दैट, आप ये भी बोल सकते थे, इट इज फॉल्स दैट, मतलब आपके पास पहले कोई स्टेटमेंट है, आप उसका जस्ट नेगेशंस की बात कर रहे थे, क्या बोलने वाले, इट इज फॉल्स दैट। आगे हम उसका जो भी स्टेटमेंट होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे, एंड देन इंसर्टिंग द वर्ड नॉट, या तो हम लोग डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि उसमें नोट लगा देते हैं, जैसे कोई चीज मतलब आपके पास है तो मतलब ये नहीं है, नॉट द केस ऑफ, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें नॉट वर्ड यूज हम कर लेते हैं बीच में, तो हमारा क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट का डेनियल स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। तो नेगेशंस का मेनली काम क्या कि यदि कोई चीज नो है तो उसको यस में कन्वर्ट कर देना, और यदि यस है तो उसको नो में कन्वर्ट कर देना। इसको आपको मैं समझा रहा हूं। ऐसे भी आप देखिए कि दो स्टेटमेंट हमारे पास हो सकता है पी क्यू, या एक ही स्टेटमेंट मान लीजिए पी है, तो उसका नेगेशंस की बात यदि करूं तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रूथ टेबल के हेल्प से इस चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखेंगे, इसको देखिए कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ट्रूथ टेबल कैसा होगा। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, मान लो कि कोई एक स्टेटमेंट है पी, ठीक है, हमें पी का नेगेशंस निकालना है, तो नेगेशन ऑफ पी, मान लो ये यदि रिजल्ट पहले से ट्रू था तो ये क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा, और यदि ये फॉल्स था तो ये ट्रू बना देगा, ठीक है। कुछ इस तरह की बात है। आप बोलेंगे यहां पे कि सर मैं यदि एक इसी चीज को एक बार और नेगेशंस लगा दूं, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि कोई भी चीज को मान लीजिए एक बार उल्टा करा, फिर से दो बार उल्टा करेंगे तो वो तो सीधा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास नेगेशन पी, पी का जस्ट निगेटिव सेंस है, मतलब ट्रू था तो फॉल्स हुआ, फॉल्स था तो ट्रू हुआ, अगेन नेगेशन लगा देने पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। इट मींस आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते थे कि नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इक्वल टू कितना, पी होता है, ठीक है। ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाता है, यदि किसी चीज को दो बार उल्टा करेंगे तो सीधा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इसका कंसेप्ट है, और ट्रूथ टेबल आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें, ठीक है। आपको यदि मान लीजिए कभी ऐसा भी बोला जाता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट जैसे पी और क्यू है, ठीक है, ये हम ट्रूथ टेबल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप यहां पे क्या बोलने वाले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स बोलने वाले, यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स बोलने वाले, ठीक है। बोलता है कि नेगेशन पी, बताइए कितना होगा, क्या बोलोगे आप, ट्रू है तो फॉल्स बोलोगे, ठीक है। आपके पास यहां भी ट्रू है तो क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहां पे मैं क्यू का भी नेगेशन आपसे पूछ देता हूं, ये बताइए क्या होगा, आप बोलेंगे ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स होने पे ट्रू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा। मैं अगला पार्ट आपसे यहां पे पूछ रहा हूं कि यार अभी तो हमने और एंड का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक ही रहने देते, जब हम और पढ़ेंगे एंड का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप इस दोनों में और कंसेप्ट लगा सकते थे, एंड वाला कंसेप्ट लगा सकते थे, ठीक है। आप फिलहाल ये आप देखिए कि यदि हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो नेगेशन पी लगा देने से क्या होता है, नेगेशन क्यू लगा देने से क्या होता है, बस ये चीज आप अभी तक के लिए ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए पहले इसको नोट करिए, या नहीं समझ में लगा तो बोल सकते। यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि P कोई एक स्टेटमेंट है, √5 इज ए रैशनल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, √5 इज ए रैशनल नंबर, ये कोई आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपके पास कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है, √5 इज ए रैशनल नंबर। आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पे ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट, इसका नेगेशन बताइए, ठीक है, इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ P क्या होने वाला है, तो आप ये बोल सकते थे कि √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, मैं डायरेक्टली एक वर्ड यूज कर दिया यहां पे नॉट, ठीक है, सफिशिएंट है। आप बोलेंगे क्या ये है नेगेशंस इस स्टेटमेंट, क्या बिल्कुल है, बोल सकते हैं आप। अगला देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दूसरे फॉर्मेट में आपको हो सकता है कि सेंटेंस के फॉर्मेट में, यदि आपके लैंग्वेज के फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये वर्ड भी ध्यान देना जरूरी है। इट इज नॉट द केस ऑफ, इट इज नॉट द केस ऑफ √5 इज ए रैशनल नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते थे। ये कोई आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को मतलब आपके पास डेनियल स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट द केस ऑफ, इट इज नॉट द
केस ऑफ √5 इज ए रैशनल नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यदि आप इस तरह से बात बोलेंगे तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। या देखिए इसको थर्ड वे में इस तरह से भी बात कर सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। अब यदि इस तरह का एक सेंटेंस आप कंप्लीट करके तो आपको यही फील होगा कि ये जो हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है इसका ये नेगेशन है, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। आपका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है लेकिन सबका मीनिंग और सेंस आप यदि देखेंगे तो एक ही निकल के आती है। √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, सही है, √5 रैशनल नंबर नहीं है। इट इज नॉट द केस ऑफ √5 इज रैशनल नंबर, √5 रैशनल नंबर नहीं है, यही मीनिंग निकल के आ रहा है। इट इज फॉल्स दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, मतलब √5 रैशनल नंबर है, ये फॉल्स ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब सेम ही तो बात निकल के आ रही है। ये बोला जाए, इस तरह से बोला जाए, इस तरह से बोला जाए, आप एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे फाइनली। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए आपको ये फोकस करना जरूरी है कि कोई भी आपके पास एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, उसका नेगेशन पूछ दिया जाए तो अलग अलग मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि मतलब फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा। आप कुछ यदि लैंग्वेज में थोड़ा सा गलत हो तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर गलत कर पाएंगे। जहां पे आपको 4 नंबर आना चाहिए जेईई मेंस में, आप वहां पे एक क्वेश्चन गलत करेंगे। गलत करने से आपको पता ही एक नंबर तो जाता है, लेकिन वो एक नंबर नहीं गया आपका 5 मार्क्स गया। ये आप कंसेप्ट समझिए चीजों को, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। चीजों को गलत करने में ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ता। आप यदि करेक्ट करते तो 4 नंबर मिलता, लेकिन गलत करते तो आपके पास 1 नंबर तो ओरिजिनल में से गया और ये 4 भी तो गया, आपके पास टोटल 5 मार्क्स गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। आप नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए आपको लास्ट तक मतलब एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें होती है तो उस थ्योरेटिकल चीजों पे मतलब हम थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, बस उससे हो जाएगा। बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लग रही होती है, नॉर्मल वे में बात करते हैं। ये लैंग्वेज वाला पार्ट है, थोड़ा सा लिटरेचर जैसा कुछ आपको यहाँ पे अभी तक तो देखने को मिला होगा, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक एग्जांपल्स के साथ लेके जाने वाला हूँ। और ये आप यदि पूरा सेशन देखते हैं, आप मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप जितने भी मैं पार्ट्स लाऊंगा रीजनिंग का, आप यदि एक एक पार्ट्स यदि देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपको जेईई मेंस में सॉल्व होंगे ही होंगे। आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके लिए बोनस हो जाने वाला है, 4 मार्क्स आपके लिए बोनस की तरह आप लेंगे। आप जैसे पेपर उठाएंगे, अभी तो मान लीजिए ऑनलाइन पेपर होता है, इस पेपर्स में आपको सबसे पहले यदि रीजनिंग का क्वेश्चन दिख जाए तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और सही सही आंसर निकलने पे तो और भी मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरे से हो गया। यही यदि आप पहला क्वेश्चन उठाए नहीं हो रहा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, तो मतलब डिमोबिलाइज हो जाता है, मतलब मोटिवेशन नीचे चला जाता है कि पता नहीं, फिर टेंशन होने लगती है कि पता नहीं मेरे से तो 3 क्वेश्चन लगातार नहीं, आगे क्या होगा नहीं होगा। वही 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हो जाए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन लेना जेईई में बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होता है। इस चीजों पर आप लोग काम करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल्स में इसको बेहतर वे में समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए कि नेगेशन ऑफ, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया है, एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी। ये कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट का नेगेशन बताइए क्या होगा। आपको यहाँ पे मैं 4 पॉइंट लिखा हूं, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप मुझे इसको बताइए इसमें से कौन सा इसका नेगेशन होगा, फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा, या इससे ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, या कौन सा हमारा नेगेशन है कौन सा नेगेशन नहीं है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप लोग एक बार इस स्टेटमेंट को पहले रीड करिए और बताइए कि क्या हो सकता है। क्या बोल रहा है, एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक है। एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी। आप यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। अब पहला में क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन आपसे ऐसे लिखा है कि एवरीवन इन इंडिया, ठीक है, डज नॉट स्पीक हिंदी, डज नॉट बोला। अब बताओ क्या ये इसका नेगेशन है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट है उसमें यदि हम नोट लगा देते तो हमारा उसका नेगेशन बात आ जाती है। तो ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली नोट तो मत लगाइए, डज नॉट स्पीक हिंदी इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये फर्स्ट तो होना चाहिए नेगेशन, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कोई सिंपल स्टेटमेंट है, उसी सिंपल स्टेटमेंट का ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका नेगेशन है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड पे पढ़िए क्या लिखा है कि नो वन इन इंडिया, नो वन
इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी। क्या ये इसका नेगेशन हो सकता है क्या? नो वन मतलब ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पे बात कर दिया कि मतलब पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हिंदी पढ़ता है, ऐसा तो नहीं। ये तो एक्सट्रीम लेवल की बात होगी। एक दो आदमी कोई हो सकता है ऐसा कि नहीं भी मतलब पढ़ता या पढ़ता भी होगा, ऐसा भी बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो नो वन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, क्या ये आपको करेक्ट लगता है? ये क्या इस स्टेटमेंट का नेगेशन है? आप बताइए क्या हो सकता है? नो वन इन इंडिया स्पीक हिंदी, क्या करेक्ट होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे बात कर दिया है कि नो वन का मतलब पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब इन इंडिया स्पीक्स हिंदी मतलब हिंदी बोल सकता है पूरा इंडिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक का दुक्का तो हो ही सकता है चीजें, ठीक है। थर्ड पे बात करते पहले, थर्ड पे क्या है? इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक है। मतलब यहां पे बोला जा रहा है एवरीवन इन इंडिया स्पीक्स हिंदी, इसका नेगेशन इट इज फॉल्स दैट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका नेगेशन हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था कि नेगेशन में हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आते ही हम क्या बात कर देंगे, इसका ये नेगेशन पार्ट है, ओके। फोर्थ नंबर में देखिए, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन, एटलीस्ट कम से कम एक आदमी तो है, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट स्पीक हिंदी, मतलब कम से कम एक आदमी तो जो कि इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है, ठीक है, हिंदी नहीं बोलता है। तो क्या ये आपका नेगेशन होगा इस स्टेटमेंट का? आप स्टेटमेंट पढ़िए और इस बातों को पढ़िए, क्या इसका नेगेटिव सेंस यहां से निकल के आ रही है? बिल्कुल, यहां से नेगेटिव सेंस निकल के आ रही है। तो मतलब हम लोग कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको ध्यान देना है कि आपके पास कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट को मैं नेगेशंस के फॉर्मेट में यदि कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और कौन सा वर्ड से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो हमारा सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन स्टेटमेंट हो जाए, डेलियल स्टेटमेंट हो जाए। तो फर्स्ट आपका करेक्ट था। सेकंड में नो वन, ये एक्सट्रीम लेवल में बात कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। इट इज फॉल्स दैट, ये जैसे लिखा हो आपको तुरंत पता चलना चाहिए, अच्छा ये तो इसका नेगेशन है। एंड देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन, ठीक है, एक का दुक्का तो हो ही सकता है, ठीक है, जो कि नहीं जानता। तो कुछ इस तरह की बात है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट का ये भी हमारा नेगेशन हुआ, ये भी नेगेशन हुआ, ये भी नेगेशन हुआ, लेकिन सेकंड वाला नहीं हुआ हमारा। तो सेकंड, नोट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, मतलब आपके पास ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसका ये नेगेशन नहीं हुआ। आई होप आपको यहां से ये कुछ जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूं इससे आपको थोड़ा बेहतर वे में समझ में आ रही होगी। नेगेशन वर्ड बहुत ही अपने आप में एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन लैंग्वेज बस आपको कभी कभी गलत करा सकता है चीजों को। तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करिए। यहाँ पे कंप्लीट वे में ये एक लिटरेचर जैसा चीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, इस अभी तक के पार्ट्स में, अभी तक के सेशन में मैं कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करवाया। आगे का जो भी हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको आगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा, और क्या होता है, एंड क्या होता है, इफ क्या होता है, देन क्या होता है, आइदर इफ क्या होता है, मतलब आपके पास आइदर और, नाइदर नॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटीज है जिसके बारे में एक करके पढ़ेंगे। उसका ट्रूथ टेबल भी पढ़ेंगे एंड उसके बेस्ट हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अब यदि कंप्लीट सेशन आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी तक, मतलब आप ये कंप्लीट आप नोट्स बनाइए और उसको एक एक करके मतलब आप पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद आगे जो मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेगा और आप मतलब विदिन मिनट में कर लेंगे क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे 3 मिनट या 4 मिनट की जरूरत नहीं होती है। एक क्वेश्चन से आपके लिए 1 मिनट काफी है। आप सोचो ना, एक क्वेश्चन को 1 मिनट देगा और 4 मार्क्स आ रहा है। जेईई में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा, आप यहाँ पे कर पाओगे। ये ऐसा ही चैप्टर्स है, आप कर पाओगे। तो आपका जो आने वाला एग्जाम्स है, जेईई एग्जाम्स, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका सपोर्ट बना रहे, ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।